गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा नीली, जिनके राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। तो हिंदी साहित्य में उनको एक महान कवि के रूप में देखा गया है। उन्होंने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उनमें से अंग्रेजी अध्यापक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात उन्होंने दिल्ली में सरकारी सेवा की, आकाशवाणी में कार्य किया। भारत के विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी माना था। प्रारंभिक उन्होंने नौकरी पायनियर प्रेस में की थी, जो उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मधुशाला। कि कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली थी कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में देखने के लिए जाते थे। तो मधुशाला जो उनकी ग्रंथ है वो एक प्रसिद्ध रचना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जोहन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की थी। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड एंड पुरस्कार, हिंदी अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो बच्चन जी जो है, हरिवंश राय बच्चन जी, इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत जो चैप्टर है, प्रस्तुत जो पाठ है वो आत्मकथा है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इसके बारे में से इनमें से एक भाग लिया गया है, एक अंश लिया गया है। तो वह कहते हैं कि आत्मकथा में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और करुणमय सबर निरूपण मिलता है। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। वो कहते कि क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय जी की हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने स्मरण से बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किया है। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग के चित्र भी देते हैं। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं की याद करूं में से लिया गया है। इसका शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा नीली है। ठीक है, तो यह जो पाठ है वो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। मैं क्या भूलूं क्या याद करूं, उनमें से एक छोटा सा अंश लिया गया है। वो अपने बारे में, आत्मकथा यानी कि अपने बारे में लिखना। तो इसमें से एक छोटा सा अंश लिया गया है, वो हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अपनी टेक्स्ट बुक है जो है वो अपने साथ में रखो। मैं अपनी बीमारी को दुलाने वालों में से न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी ही हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी से डरने वालों में से ना था, मैं अपनी बीमारी के प्रति घबराने वालों में से न था। वो कहते हैं कि मैंने कहीं गांधी जी के बारे में सुना था, उन्होंने लिखा था कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ न रख सके तो हम अपराधी कहलाएंगे। मैं इस तर्क को कुछ आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब भी छोटी मोटी बीमारी होती थी, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता था। वो कहते हैं कि गांधी जी ने सिर्फ इतना कहा था कि अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ न रख सके तो अपराधी है, लेकिन उससे मैं थोड़ा आगे ले गया था कि सिर्फ अपराधी ही नहीं लेकिन उसे दंड भी मिलना चाहिए। तो ये देखिए, मैं छोटी मोटी मुझे जब बीमारी होती थी, चाहे खांसी हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे बुखार हो, तो मैं खाट पे न लेटता था, मैं सोता नहीं था। मुझे बड़े बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। अब बीमारी अमीरों की हरमगर्जी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहित लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल कर उच्छलित
करती थी। तो वो कहते हैं कि जो बीमारी है वह अमीरों के लिए है, ठीक है। तो अमीरों के लिए क्यों है? तो वो कहते हैं कि अगर वो 1-1.5 महीने के लिए खटिए पे पलंग पे लेटे रहे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसा है, ठीक है। तो हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लिए जो एक दिन की रोटी कमा के घर के लोगों को खिलाते हैं, एक दिन के पैसा कमा के घर के वालों को घर में लेके देते हैं, उन लोगों के लिए बीमारी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जब मुझे मेरा शरीर जो बुखार से तपता था तो मुझे और भी प्रेरणा मिलती थी अच्छा काम करने के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए। तो मैं अच्छे अच्छे जो ग्रंथ है वो लिखता था, कहानी लिखता था, मेरा विचार मेरी भाव और भी बढ़ जाता था, मुझे और भी काम करने की प्रेरणा मिलती थी। तो कहते हैं कि यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्म मालूम होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब दे देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो अच्छी कहानियाँ लिखता था, ठीक है। तो वह एक उदाहरण लिखते हैं किपलिंग का कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि बुखार में उनको अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती थी। वह कहते थे कि अगर उसे बुखार होता था तो अच्छी अच्छी कहानियाँ भी वो लिखते थे। बुखार में हम लिखने की मुझे याद नहीं है वह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर 2 चट्टान अथवा शीर्षक पर बरस का हनुमान मैंने प्यूरिसी में पढ़े लिखी थी। तो वो कहते हैं कि मुझे याद आया कि मैंने अपनी जो कविताएं हैं 2 चट्टानें और शीर्षक पर बरस का हनुमान है 2 पुस्तकें मैंने प्यूसिरी का मतलब है कि फेफड़ों में लंग्स में जो पानी भर जाता है और उससे लंग्स जो है खराब हो जाते हैं और बुखार आ जाता है, तो उनमें मेरे शरीर बुखार से तप रहा था और मैं पढ़े वो दोनों लिखा था। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर लेता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता है? विश्राम तिवारी ने कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया था कि काम के पीछे भूत भागे। वह कहते हैं कि जब मैं जवान था, जब मैं यंग था, तब मैं बुखार से डरता नहीं था, बीमारी से डरता नहीं था। मैं कितना भी बीमार हूँ, मुझे कितना भी बुखार है, लेकिन मैं काम से छुट्टी ना लेता था। वह कहते हैं कि विश्राम तिवारी ने लिखा है कि मार के पीछे भूत भागे कहावत है, लेकिन वो कहते कि मैं कहता था कि काम के पीछे बुखार भागे, क्योंकि उनको बीमारी हुई थी, लंग्स की बीमारी, वो मिटती नहीं है। तो कहते कि मुझे हर रोज़ बुखार हुआ करता था, तो मैंने यह सिद्ध कर दिया था कि मैं काम करता हूँ तो मुझे बुखार मेरा चला जाता है। यह बुखार मामूली ना था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झंझोक कर रहा था। तो इस बार का जो बुखार है वो मामूली न था, वो सिर दर्द वाला खांसी वाला बुखार न था। इस बार का जो बुखार है वो 9 महीने से था, क्योंकि उनको लंग्स की कैंसर थी और जो शांत होने से पूर्व अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशन पर मैं जाता था, उनकी आमदनी मुझे ज़रूरत थी, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं हो रही थी, कर्ज सिर पे चढ़ा था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने भर चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता था, दिन भर स्कूल में पढ़ा ना भी रहता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101-102 के बीच। तो वह कहते हैं स्कूल में वैकेशन हो गई थी, स्कूल में नहीं जाना होता था, लेकिन वह ट्यूशन में पढ़ाने के लिए जाते थे। क्यों जाते थे? तो उनका कर्ज हो गया था, वो अपने परिवार में से अकेले थे जो
पैसे कमा के लाते थे, तो उनको काम पे जाना ज़रूरी होता था। वो इतने बुखार होता था फिर भी वो ट्यूशन के लिए जाते थे। वो कहते कि किताबों की बिक्री कम हो गई थी, उन्होंने जो किताब लिखी थी उनका जो बिक्री होती थी वो कम हो गई थी। तो कहते कि बुखार 1 महीना चला, 1.5 महीना चला, 2 महीने चला, और फिर जुलाई आ गया, स्कूल स्टार्ट हो गई, तो वो स्कूल में जाते थे, ट्यूशन में जाते थे और भी काम करते थे। तो कहते कि वैसा ही जो बुखार था सुबह नहीं होता था, जब शाम होती थी तो 101 डिग्री 102 डिग्री हो जाता था। वह कहते कि कमज़ोरी जो थी वो वीकनेस जी थी वो दिन ब दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी हो जाती थी, दवा शौकिया दवा बाडू एक होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथिक का इलाज तो अपने के बूते के बाहर है क्या। उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार में ले जा रहा हूँ, बैठी हो तो कितना अच्छा, क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है। जिसने पीछे 6 वर्ष से इतने महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं हो जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाया करती थी। उससे अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कई मेरी चिंता बन गई थी। वो कहते कि श्यामा की बीमारी मेरी जिह्वा पर यानी मेरे होठों पे, मेरे जीभ पर सरस्वती बैठी थी कि एक दिन मैंने बोल दिया कि श्यामा की बीमारी मैंने ले ली है, इसीलिए श्यामा उनकी पत्नी है, वह बीमार रहती थी 6 साल से, 6 ईयर से, तो उनकी बीमारी जो थी वो लेखक ने, हरिवंश राय बच्चन ने ले ली थी। तो वो कहते कि मेरे जीभ में एक दिन मैंने बोल दिया कि श्यामा की बीमारी मैंने ली, इसलिए श्यामा ठीक हो गई और उनकी बीमारी मुझे आ गई। तो कहते कि वो तो ठीक हो गई थी, लेकिन मेरे बीमारी को देखकर वो अंदरों अंदर दुखी होती गई थी। पर श्यामा मेरी बीमारी से भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था, वह भी कहीं मेरी चिंता बन गई थी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का साथ किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जा रहा था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की और उसे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि मैं जब तक अपने डॉक्टर को न दिखा दूं तब तक वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। तो वे कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी जांच कराऊँ, अपनी परीक्षा कराऊँ, यानी कि अपने शरीर की ट्रीटमेंट कराऊँ, अपनी बीमारी की ट्रीटमेंट कराऊँ। तो कहते हैं कि मैंने टाल मटोल कर दिया, यानी कि मैंने बोल दिया कि आज नहीं, आज मुझे ठीक है, कल कराऊंगा, परसों कराऊंगा। लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने जिद पकड़ी और एक वचन लिया कि जब तक आप अपनी जो जांच नहीं कराएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मुझे यह करानी ही थी। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। क्षय यानी कि टीबी, ठीक है, क्षय यानी कि टीबी, हिंदी में उसे क्षय कहा जाता है। तो डॉक्टर मुखर्जी को यह था कि मुझे क्षय की, टीबी की बीमारी है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन तक चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतना ही दिनों के लिए मैं आया था? इतना ही आगे गुनगुनाने, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने, इतने ही दुख संकट उठाने? स्वागत के लिए साथ ही विदा की होती देखी तैयारी बंद होने लगी और खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला। क्या मैं अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? तो वह कहते हैं कि मैंने जब डॉक्टर से जांच कराई अपने शरीर की, अपनी बीमारी, तो उन्होंने कहा कि आपको क्षय की बीमारी है, आपको टीबी की बीमारी है, तो आपको आराम करना होगा। तो कहते कि ऐसा डॉक्टर ने मुझे बोला तो मैं और भी घबरा गया। मुझे लगा कि यह मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मुझे मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वह कहते कि इतनी दिनों तक ही मैं इस पृथ्वी पर आया था, मुझे इतने समय के लिए मुझे जीवन मिला था। इतनी कहानी लिखना, इतने गाना गुनगुनाना और लिखावट
वह तो कहते कि मेरे जीवन में मैंने मधुशाला लिखी थी, वह याद आ गई। फिर वह कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि श्यामा के जीवन में वैधव्य यानी कि विधवा होना भी लिखा है, ऐसा उनको लगता था। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक पार्ट 1 रखते हैं और दूसरा पार्ट में हम आगे का चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।